Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, in today's lecture, I will highlight certain type of definition and certain terms that will help you in explaining the structure of an atom. So, the definitions, certain definitions which you should know about are: number one, atomic number. Atomic number, the number of protons inside the nucleus or the number of revolving electron in the orbits around the nucleus is called atomic number of the atom. Atomic number जो है, आपको पता है कि जब एटम न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं. तो एटॉमिक नंबर जो है किसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद या एटम के न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं. और एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं. सो एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z. सेकंड इज़ द मास नंबर. मास नंबर, simply it is the number of nucleon inside the nucleus. Whatever particle are found in the nucleus are called nucleons. Mass number is the sum of protons and neutrons in the nucleus is called mass number. It is denoted by A. किसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं. और मास नंबर को ए से ज़ाहिर किया जाता है. और मास नंबर बराबर होता है N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Z स्टैंड फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर. अब जनाब, अगर आप किसी एलिमेंट को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव अगर x कोई एलिमेंट है तो ये देखो आप जो है इसको रिप्रेजेंट किस तरह, x z और मास नंबर क्या हो जाता है, ऊपर लिखा जाता है. मास नंबर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो है ये तरीका, जिस तरह ये होता है आप देख लो, कार्बन है C612 है C, तो ये देखो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो राइट को एज ए सबस्क्रिप्ट, राइट सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है. और जो मास नंबर है वो राइट को, मास नंबर क्या होता है, राइट को लिखा जाता है ऑन द टॉप, ऑन द टॉप. C612, ये देखो ये जो चार्ज नंबर हैं लेफ़्ट को लिखा जाता है एलिमेंट का एज ए सबस्क्रिप्ट. और ये जो मास नंबर हैं ये टॉप ऑफ द एलिमेंट लिखा जाता है एलिमेंट के राइट साइड को. सो दिस इज़ द वे हाउ टू राइट एलिमेंट लाइक दिस. सो दिस वन फर्स्ट विल बी Z, this will be A. So if you want to find out, this is number of proton, this is the number of nucleons. So nucleons, if number of protons are 6, number of total number of yani A is 12. So if you write over here 6, write 12, तो n will be 12 minus 6, 6. तो इसी तरह आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो. अब हम आते हैं आइसोटोप्स की तरफ. आइसो का मतलब है सेम, ठीक है ना. एक एलिमेंट के द केमिकल एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट. ये जो थी ये डाल्टन्स की थ्योरी की कॉन्ट्रडिक्ट थी. उन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आइसोटोप्स कहा गया तो आप देखिए इसके मासेस क्या होते हैं. देखो, द केमिकल एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट
डिफरेंट चार्ज नंबर। यहाँ पर ये इसका चार्ज नंबर क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या हैं, वो अलग अलग हैं। मासेस उसके क्या हैं, डिफरेंट है। तो ये देखो प्रोटियम है H11, इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है ना, और उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, बिकॉज 1 - 1 इज़ 0। ये देखो इसमें आपके पास क्या है, ये 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूक्लियन हैं, तो 2 - 1 1 न्यूट्रॉन है। इसी तरह ये ट्रिटियम है और इसमें क्या है, 3 से 1 को निकालो, 2 न्यूट्रॉन है। सो द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो इसी वजह से इसके मासेस क्या है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से, विच इज़ कंट्राडिक्टरी टू द डाल्टन्स अर्लीस्ट थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो आइसोटोप्स इस तरह होते हैं। आइसो का मतलब जिसका चार्ज नंबर क्या होता है, ये देखो चार्ज नंबर एक जैसा है, लेकिन मास नंबर जो है, ये देख रहे हो, मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट्स। इसको आइसोटोप्स कहते हैं। एक है आइसोटोन्स। ये देखो आइसोटोन्स जो हैं, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की तरह, बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर, जिसका Z क्या हो, डिफरेंट हो। इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। आइसोटोन्स। इसके बाद हम आते हैं आइसोबार्स। बार जो है बेसिकली वो चार्ज के लिए इस्तेमाल होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक मास ए आर कॉल्ड आइसोबार। डिफरेंट different charge number, different charge number, different charge number। यानी ये क्या होता है, चार्ज नंबर जो का है वो होता है, वो Z है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। उसको हम आइसोबार्स कहते हैं, मीनिंग दैट दे आर बियरिंग सेम चार्ज बट देयर मासेस आर डिफरेंट। सो कम टू एटॉमिक मास यूनिट। ये देखो एटॉमिक मास यूनिट, बड़े बड़े चीज़ों को तोलने के लिए हम किलोग्राम और ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, टन, मन वगैरह। लेकिन चूंकि एटॉमिक मास बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए एक स्मॉल स्केल की ज़रूरत पड़ी, जिसको बाद में एटॉमिक मास यूनिट स्केल का नाम दे दिया गया। और ये क्या है, मास ऑफ 1/12 ऑफ C6 12 atom is 1 AMU, 1 atomic mass unit। यानी ये C612 को स्टैंडर्ड ले लिया गया है, तो इसका 1/12 मास, यानी C612 का 1/12 मास जो है वो 1 AMU के बराबर होता है। अब ज़रा देख लो, एक एवोगाड्रो नंबर में पर केजी, जो नंबर हमारी पर केजी, मैंने पर ग्राम का लफ्ज़ नहीं, पर केजी, मास ऑफ 6.023 × 10⁶ C612 एटम, वो 12 kg के बराबर है। किसके बराबर है, 12 kg के बराबर है। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 6.0 × 10⁻26 kg। इससे आपके पास ये देखो, ये आ जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और इससे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम 1.66 × 10⁻27 kg है। आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक अगर इस मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करके E = mc², तो 1 एटॉमिक मास यूनिट से हमें जो एनर्जी मिलती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। किस चीज़ के बराबर होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। अब हम इसके बाद आते हैं शेल्स या स्टेट्स की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, जिसको हम दूसरे अल्फाज में शेल्स कहते हैं या स्टेट कहते हैं। द सर्कुलर ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग आर कॉल्ड शेल्स। फिर ये शेल्स अगर सब शेल्स में, जिसको SPD और F कहा जाता है, ये शेल्स अगर सब शेल्स SPD और F में वो हो जाते हैं, तो इस SPD और F को हम क्या कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सब शेल। और ये सब शेल जब मज़ीद स्प्लिट हो जाते हैं,
तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। नाउ सो इट्स क्लियर, न्यूक्लियस के गिर्द जो एनर्जी स्टेट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको शेल्स या ऑर्बिट्स कहा जाता है, शेल्स या ऑर्बिट कहा जाता है। फिर इन ऑर्बिट्स के अंदर सब शेल्स होते हैं और वो सब शेल SPD और F कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होता है, P में 5 होते हैं, SPD और D में 7 वगैरह वगैरह, ये इस तरह के उसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर ये जो सब शेल हैं SPD और F, इसकी स्प्लिटिंग से क्या होते हैं, ऑर्बिटल वजूद में आ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। और हर ऑर्बिटल के दरमियान के हर ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते। ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे स्टेबिलिटी के लिए। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते और वो 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट अपोजिट स्पिन करेंगे, +½ एंड -½ ये था। दूसरी बात यह है, अगर आपने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए फार्मूला जो है वो है 2n²। n जो है पहला स्टेट है जिसको k भी कहते हो, n = 1 2 3 4 5 भी कह सकते हो, या k l m n शेल्स हैं। अगर n 1 है तो ये k शेल है, अगर n 2 है तो l शेल है, अगर n 3 है तो m शेल है। तो इसी तरह शेल्स की तादाद जो है वो क्या होती हैं। तो जो शेल्स न्यूक्लियस का करीब तरीन होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है और ज़्यादा स्टेबल होता है। और जो जो आप ऊपर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है न्यूक्लियस से, तो क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल होता जाता है। यू याद रखना कि जब भी एनर्जी कम होती हैं तो स्टेबिलिटी आती रहती है उसमें। ये न्यूक्लियस के गिर्द जो मुख्तलिफ ऑर्बिट में घूमते हैं उनको शेल्स कहते हैं। फिर उन शेल्स के अंदर सब शेल्स SPD और F पाए जाते हैं। फिर जो है मज़ीद जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑर्बिटल पैदा हो जाते हैं। ऑर्बिटल में हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका अपोजिट स्पिन होता है। इन चीज़ों को जो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया एक छोटे से वीडियो क्लिप्स के ज़रिए से आपको और भी ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी एंड होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। Rutherford came up with his model of the atom where the protons occupied the center of the nucleus, and he said the electrons were very far away. And then Bohr further developed this model of the atom by saying that the electrons orbit the nucleus. Now, the electrons with a negative charge are going to be attracted to the positive charge of the nucleus. Remember, opposite charges attract. And if I want to pull an electron away from the nucleus, it's going to take energy. So these circles are sometimes referred to as energy levels. And the further I want to pull it away from the nucleus, the more energy it takes. So the more outermost the circle, the higher energy the electron has. So let's sort of reiterate that. So the circles where the electrons orbit are referred to as energy levels or shells. Electrons in the outermost circles have higher energy since it requires more effort to pull the electron a greater distance from the nucleus. Now the energy levels are numbered 1, 2, and 3, etc. Energy levels are called principal quantum numbers. And the letter N is used to represent the energy level. The smaller the number, the closer the energy level is to the nucleus. And the energy level that is closest to the nucleus has a value of N = 1. All right, so let's see a picture of what these words mean. All right, so each of these black bands represent energy levels. The electrons are inside the energy levels orbiting the nucleus. This circle right here is the closest circle, so it has an energy level equal to 1. And then the second outermost is N = 2, and so on. This red dot here is the nucleus. K, L, M, and N are sometimes used instead of the numbers 1, 2, 3, and 4. That's, I think, used more in college or
maybe, yeah, higher level chemistry, but for high school level, usually we just refer to the energy levels as 1, 2, 3, and 4 instead of K, L, M, and N. And as you go further and further away from the nucleus, the energy of the energy level increases. So the electron is said to have higher energy. Now, each energy level can only hold a certain number of electrons. The first electron can hold, or first energy level can only hold 2 electrons. The second energy level can hold only 8. And the third energy level can only hold 18 electrons. Let me show you a picture of that. Okay, so here's our picture of the atom. Here's the nucleus right here. Each of these rings represent energy levels where the electrons are orbiting. So in this first circle right here, notice there are only 2 electrons. And then in this second circle, you have 2, 4, 6, 8 electrons. And then in this outermost one, there are a total of 18 electrons in the third energy level. So I'm going to make a chart listing the energy level against the number of electrons. And let's see if we can see a general trend. And you see a pattern? In the first energy level, we can put 2, second 8, third 18, fourth 32. So as the energy level increases, we can put more and more electrons in. And in fact, we can even use a formula to predict the number of electrons that can fit into a shell. The formula is 2n squared. So, for example, let's say the maximum number of electrons that can fit into the fourth energy level, we want to calculate that. How many electrons can we put into the fourth energy level? Well, we use our formula. N is going to be the energy level. We're interested in the fourth energy level. So it's going to be 2n squared, or 2 to the fourth squared. 4 squared is 16. 2 times 16 is 32. We can put 32 electrons into the fourth energy level. Now within energy levels are sublevels. And the sublevels are labeled S, P, D, and F. You need to memorize these 4 sublevels. So here's a chart listing the sublevels that are inside the energy levels. First has an S sublevel. Second energy level has an S and P sublevel. Third energy level has S, P, and D. Fourth energy level has S, P, D, and F. You notice that the number of sublevels in an energy level is equal to the number of the energy level. First energy level has 1 sublevel. Second energy level has 2 sublevels. Third energy level has 3 sublevels, and so on. It's kind of like the floors of maybe an inverted pyramid. And on the first floor you have, 1 room, and second floor you have 2 apartments, and the third floor you have 3 apartments, and so on. So I want to draw a picture of this, and the way we're going to draw the picture is we're going to take our initial picture of the atom with the nucleus and just with the energy levels, and what we're going to do is I'm just going to draw this section of our model of the atom, and we're going to look and see what's inside each of these black bands. We're going to see what's inside each of these energy levels. So I'm not going to draw the whole thing. I'm just going to draw this little section right here. Okay, so the first energy level right here, looking at it close up, is this energy level right here. Okay, so here's the nucleus. Here's the first energy level. Here's the second energy level, here's the third energy level, and here's the fourth energy level. So the first energy level has 1 sublevel, S. The second energy level has 2 sublevels, S and P. The third energy level has 3 sublevels, S, P, and D. And the fourth energy level has S, P, D, and F. Just like that little chart we drew, N, and then, so you need to memorize this. So the first energy level has an S. The second energy level has S and P. Third energy level has S, P, and D. And fourth energy level has S, P, D, and F. Just like the previous paper I showed you. All right. So energy levels 1, 2, 3, and 4 have sublevels inside of them. S, SP, SPD, SPD, and F. Now, inside the sublevel, there are orbitals. All right, so we've gone from energy levels to sublevels, and now inside the sublevel are orbitals. So this is the final location where electrons reside, and each sublevel has a certain number of orbitals. All right, so the sublevel S has 1 orbital,
Sublevel P has 3, sublevel D has 5, and sublevel F has 7. And we can put a maximum of 2 electrons inside each orbital. So now what we're going to do is we're going to show you what's inside each of these bands. So we're sort of zooming in. Before we showed what was inside the energy levels. So these are what's inside the energy levels. And now we're going to look and see what's inside the sublevels. All right? So inside the sublevel, you're going to see orbitals. And this is what's inside the sublevels. All right, once again, here's the first energy level. Here's the sublevel inside of it. Here's the second energy level. Here are the sublevels inside. Here's the third energy level. Here are the sublevels inside. And then here's the fourth energy level. Here are the sublevels inside. And then each of these sublevels has orbitals in it. Previously, we had shown you that the number of orbitals, these little oval things, is based on this chart. So remember, S has one orbital, and then P has 3 orbitals. Well, take a look at this. S has 1, P has 3, right? And then D has 5 little ovals, and then F has 7 ovals. And this is the final location of where the electrons go. So we can put the electrons in the orbital. So I'm going to put dots right here. So these dots represent the electrons. And notice that I'm only putting 2 dots in each oval. Why? Because a maximum of 2 electrons can occupy an orbital. That's why. So you can only put a maximum of 2 dots or 2 electrons in each orbital. Now, we're going to talk about something called the Pauli exclusion principle. When electrons occupy orbitals, they spin on their axis. So electrons spin. If 2 electrons occupy an orbital, they must spin in opposite directions. This is the Pauli exclusion principle. So when the electrons occupy the orbitals, if these little dots represent electrons, one electron would have to spin in one direction, and the other electron would have to spin in the other direction. That's just a rule. Now, instead of drawing dots to represent electrons, we'll be using arrows to symbolize spinning electrons. So an arrow pointing up is an electron that's spinning in one direction, and an arrow pointing down is an electron spinning in another direction. So on a future lecture, the way we would show where the electrons are going is, if I draw an arrow pointing straight up, that represents an electron spinning in one direction. And if I draw an arrow pointing down, that represents an electron spinning in another direction. So we use... To sum up, we know that in atom there is a nucleus. Electrons are revolving around the nucleus in particular orbits, which we call energy states or energy level, or simply orbits. So these orbits, we name it by principal numbers. N is equal to 1, 2, 3, 4, and so on. R, K, L, M, N. So these are the primary orbits in which electrons are revolving around the nucleus. Now, within these orbits are energy states or energy levels. There are subshells which we call S, P, D and F. इसके अलावा जो मेन ऑर्बिट्स हैं उसमें सब शेल्स पाए जाते हैं. एक S है, दूसरा P है, तीसरा D है और चौथा F है. S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी तरह ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एग्जिस्ट इन S, P, D and F subshells. Now
within the subshells there are another shells which we call orbitals. सबशेल्स के अंदर फर्दर स्प्लिटिंग होती हैं और उसको हम फिर क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं. हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं पाए जाते. पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे. अगर एक अप स्पिन है तो उसको प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे और डाउन स्पिन है तो उसको माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करें. अप एरो, अगर लाइन पे अप एरो हो तो इसका मतलब स्पिन अप, अगर लाइन पे डाउन एरो हो तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पिन डाउन. इस तरह आपने देखा कि हर सब शेल्स के अंदर और शेल्स होते हैं जिसको आपने ऑर्बिटल का नाम दे दिया, और ऑर्बिटल में हर ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते और वो दोनों इलेक्ट्रॉन पाली एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल के मुताबिक अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, स्पिन करेंगे. अब जनाब पहले शेल में यानी ये पहले सब शेल में यानी एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल, और इसी तरह जो है ये ऑर्बिटल्स की तादाद है हर एक शेल में. सो दैट वाज अ लिटिल बिट समरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू पीपल. ये उसकी क्या रही, समरी रही. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्वांटम नंबर्स. Quantum number are 4 in number. Basically it gives the energy and location or position of electron in any orbit or in any shells or energy states. They are 4 in numbers. I can give you a simple example. For example, if some foreigner asks you, want to know about you, what will be his first question? His first question will be, to which country you belong? This will be a principal quantum number. To which country you belong? Naturally you will say the sweet Pakistan. So after Pakistan he will say, which province do you belong? Meaning that now it is going to be splitting. To which province you belong? You will say KPK. Or if you are belonging to some other province, then you will say that province. And now then, which district you belong, and in district which tehsil you belong, and in tehsil which village you belong. For example, I belong to Ahmedabad, Karak. So, and after that, in Ahmedabad, which tribe he belongs, Ghulam Khail, Shahriban, which tribe you belong. And after that, you will pinpoint the house, where is his house, and after that, from which side there is an entry gate. So you have got a complete information about me. If it is me or if it is you, then you have your own information. So starting from country, then to province, then to district, then to tahsil, then to tribe, then to home, and then the orientation and location of the home. So this is the role that is being played by quantum number in explaining atomic structure. So now come to first is the principal quantum number. That is what we call the quantum number n, which we call principal quantum number. Principal quantum number. What this tells us? Shells are specified by principal quantum number n. Shells की specification जो होती हैं वो principal quantum number n से होती हैं. These may take an integral value starting from 1. यानी इसकी वैल्यूज जो होती है वो इंटीग्रल वैल्यू होती हैं, वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3, और KLMNOB उसको कह सकते हैं, और ये रिप्रेजेंटिंग शेल टू विच इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स. यानी पहले शेल में n इज इक्वल टू 1 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n इज इक्वल टू 2 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n इज इक्वल टू 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, n इज इक्वल टू 2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, n इज इक्वल टू 3 हैं
तो 16 इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह। इसी तरह आप जाते जाओ, 2n² का फार्मूला जो मैंने बयान किया था वही वाला है। समटाइम दीज शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स K, L, M, N, O एंड सो ऑन, जो मैंने बताया अभी, विच करस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली, यानी K1 हो, 1 के लिए n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 के लिए L होगा, और ये इज, ठीक है। लेटर ऑन हम टेबल में उसको बताएंगे आपको कि किस तरह ये इंडिकेशन। दिस क्वांटम नंबर इज़ आल्सो रिलेटेड विद बोहर एटॉमिक मॉडल एंड टू द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये आपको बताता है कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस कितना है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस शेल में कितनी है और उसकी पोजीशन किधर है। ये तमाम जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आप न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जो आप ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जो इलेक्ट्रॉन की ये है कि सबसे पहले नीचे वाले, यानी जो न्यूक्लियस के करीब वाले शेल्स हैं उसको क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर उसकी एनर्जी और उस कम होती है और स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमेशा हर एक चीज़ कोशिश करती हैं कि वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। In addition, principal quantum number represents the relative overall energy of orbital. Relative overall, relative to other orbital, एक की ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपको क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। द एनर्जी लेवल ऑफ ईच ऑर्बिटल इंक्रीजेज एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, जो अभी मैंने डिस्क्राइब की। सो द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स with same n value are often referred to as electron shell. सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उसको हम शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। ये टेबल हैं, इसमें आपको सब कुछ दिखा दिया गया है कि ये देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर K या 1 है तो उसमें जो है सब शेल जो है वो S है, और इसमें आपको ये सब कुछ जो है दिखा दिया गया है। ये देखो नंबर ऑफ़ स्टेट्स उसमें कितने हैं, इसमें 1 है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर सब शेल्स क्या हैं, इसके पर सब शेल 2 हैं, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और फिर जनाब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर सब शेल, इस तरह इसमें भी 2 हैं। तो इसी तरह जाते जाओ, ये हैं, इसमें कितने हैं, एल में कितने हैं, 2 सब शेल्स हैं, एस हैं और पी हैं, जो कि हमने डिस्क्राइब किया। और उसमें स्टेट्स क्या हैं, इसमें 1 होगा, वो इसमें तो 1 है, और पी में क्या है 3 वो हैं, बेसिकली आप कैसे ऑर्बिटल्स हैं। और आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह जो हैं एम या n इज़ इक्वल टू 3, इसमें 3 वो हैं सब शेल्स हैं, एक S हैं, एक P हैं और एक D हैं। और उसमें आपके पास जो हैं ये देखो नेचुरली S में 1 ऑर्बिटल हैं, P में 3 हैं और D में 5 ऑर्बिटल हैं। और ये आपको क्या देता है, हर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ S में 2 हैं, P में वही 6 हैं और D में क्या है 10 हैं, और अगर F हो तो उसमें 14 होगा। इस तरीके से जो है ये आपके पास जो पोजीशन है वो आपको बताती हैं। फिर बाद में हम आते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ। अब जनाब हम आते हैं सेकंड क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर आर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये क्वांटम नंबर क्या करता है, दिस क्वांटम नंबर आल्सो कॉल्ड अज़ीमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, ये 0 से स्टार्ट होता है और n-1 पे टर्मिनेट होता है। जबकि इन आपको क्या बताता है, इन आपको ये देखो n इज़ इन इंटीजर, n इज़ इन इंटीजर। वहाँ पर आपने देखा कि n जो है 1 2 3 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो क्या था, वो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हो रहा था। और ये जो है L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, या इसको अज़ीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, या इसको सेकंड क्वांटम नंबर कहते हैं। ये स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। और ये क्या करता है, ये जो मेन शेल है उसके अंदर सब शेल्स के बारे में आपको बताता है, SPD एंड F, SPD एंड F।
It is related to the shape of electron. क्या क्या है? Shape of electrons subshells में. For example, S for spherical. ये जो S जो सबशेल हैं वो स्फेरिकल टाइप का होता है. P जो होता है सिंगल डम्बल होता है. D जो होता है डबल डम्बल होता है, और वगैरह वगैरह. F जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. बहरहाल जब S होता है तो वो स्फेरिकल शेप का होता है. P जो होता है क्या होता है? सिंगल डम्बल जो होते हैं, दो जो अपोजिट वो होते हैं ना, दो शेप्स जो आपसे मिरर रिफ्लेक्शन होती है जिस तरह वो डम्बल होते हैं. और D जो है टू डम्बल है वगैरह वगैरह. और इसी तरह तो ये आपको सब शेल्स के बारे में बताते हैं, एस पी डी और एफ के दरमियान, और उसकी शेप्स के बारे में बताते हैं. आल्सो द नंबर ऑफ दीज सब शेल इज़ लिमिटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ एन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये क्या होता है? एक लोअर होता है, यानी ये 0 से स्टार्ट होता है, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट होता है. द परमिजिबल सबशेल्स फॉर सेवरल एन वैल्यूज शोन इन अबाउट टेबल. ऊपर जो है हमने दिखा दिए गए हैं कि अगर n1 हो तो ये कितना होगा, n2 हो तो वो कितना होगा, ये सारा हमने बता दिया है. दिस क्वांटम नंबर आल्सो कॉल्ड द एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द सबशेल्स, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम थ्रू रिलेशंस. जो आपके क्या है NH/2π वगैरह ये आपको देता है. इन केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी L is equal to 0 is S orbital, L is equal to 1 is P orbital, L is equal to 2 अगर है तो ये D orbital है, एंड L is equal to 3 जो है वो F orbital है. ये जो है S जो है वो स्फेरिकल शेप है, यानी S जो है वो स्फेरिकल शेप है. P जो है आप देख रहे हैं डम्बल है, मिरर रिफ्लेक्शन है, यानी इसको अगर मिरर रख दिया जाए तो उल्टा कर देगा. ठीक है ना. ये है, ये D है, इसमें आपको देखो दो डम्बल वो नज़र आ रहे हैं. ये F है, इसमें आपको ज़्यादा डम्बल नज़र आ रहे हैं. दैट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो ये जो है आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के शेल्स के बारे में जो है सब शेल्स के बारे में बताती है कि किस शेप का है. और यानी सेकंड क्वांटम नंबर जिसको आप अज़ीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसको एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं. अब हम आते हैं थर्ड क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML. थर्ड क्वांटम नंबर को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर B कहते हैं. और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताती हैं? ये देखो, वेन एवर यू अप्लाई अ मैग्नेटिक फील्ड टू एन एटम, तो उसके अंदर जो सब शेल हैं S, P, D और F ये फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, और उसके अंदर आपको क्या नज़र आना शुरू हो जाते हैं? ऑर्बिटल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं. सो दिस गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट दी ऑर्बिटल. दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द एनर्जी स्टेट फॉर ईच सबशेल. हर सबशेल जो है उसका एनर्जी स्टेट. फॉर इस सबशेल देर इज़ अ सिंगल, ये देखो अगर आपके पास इस सबशेल हैं, देर इज़ अ सिंगल एनर्जी स्टेट. सिंगल एनर्जी स्टेट है, वन एनर्जी स्टेट है, इसमें कोई और सबशेल्स मौजूद नहीं है. वेर इस पर P, D, F सबशेल्स 3, 5, 7 स्टेट एग्जिस्ट. जिस तरह मैंने पहले डिस्क्राइब किया कि P के लिए जो है ये जो P में जो ऑर्बिटल हैं वो 3 हैं, S में 5 हैं, और नहीं सॉरी S में तो आपने पहले S तो एक है, एक उसका वो है, इसमें तो सब फर्दर सब वो नहीं है. एक जो है सब शेल हैं पहले वाले उसमें ऑर्बिट में. दूसरे वाले में जो ऑर्बिटल हैं उसमें 3, P में 3, D में 5 और F में 7 जो है वो ऑर्बिटल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो क्या ऊपर को टेबल में मैंने आपको शो करके दे दिए हैं. सो द स्टेट विद इन ईच सबशेल्स आर आइडेंटिकल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में सारे एक जैसे होते हैं. When you apply a magnetic field, split these subshells with assumed a slight difference in energy. और उसमें क्या होती है? Slight difference in energy होती हैं. It split the subshell such as S, P, D and F into individual orbitals and places. The electron, ये देखो individual orbitals में वो कर लेते हैं, और places, और उसमें क्या होता है? And places the electron in one of them. It defines the orientation in space of the given orbital for particular energy shape, energy shape and energy.
ये देखो ये क्या करता है, इट डिफाइन ओरिएंटेशन के क्या उसकी ओरिएंटेशन क्या है इलेक्ट्रॉन की इन स्पेस, स्पेस में किस तरह ओरिएंटेड है, कैसा मूवमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है गिवन ऑर्बिटल और पर्टिकुलर एनर्जी और शेप्स के बारे में ये आपको क्या करती है, बताती हैं। फोर्थ क्वांटम नंबर जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, ये रिलेटिवली क्या है, ये रिलेटिवली सिंपल है इन 4 क्वांटम नंबर में से, क्योंकि यहाँ पर पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, स्पिन अप एंड स्पिन down. This number is linked to the spin motion of electron which must be either oriented up or down. अब जनाब देखो, the two allowed values are plus half for spin up and minus half for spin down. स्पिन अप के लिए प्लस हाफ है और स्पिन डाउन के लिए माइनस हाफ है। द स्पिन क्वांटम नंबर ms tells the angular momentum of electron, ये आपको angular momentum of electron बताता है। अब an electron spins around an axis and has both angular momentum and orbital momentum। जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, और जब ये अपने एक्सिस के गिर्द क्या करता है, घूमता है तो वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। देयरफॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल विल हैव अ स्पिन ऑफ प्लस हाफ, यानी अप होगा, स्पिन होगा। आफ्टर ऑल द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू पेयर अप। इलेक्ट्रॉन अगर ये हाफ फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं उसमें, ताकि वो रूल्स को क्या करे, फॉलो करें। अब हम आते हैं और चंद चीज़ों की तरफ, लेकिन उस पे आने से पहले हम क्या कर लेते हैं, आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप शो करते हैं जिसमें यही चीज़ें जो मैंने आपको डिस्क्राइब की, क्योंकि उससे थोड़ी सी क्लैरिटी और भी वाज़ेह हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इस्तेमाल करना है, गूगल पे जाना है, यू विल फाइंड मच मोर बेटर देन दैट, लेकिन मैंने आपको इसका आदी बनाना है। आई वांट टू मेक यू हैबिचुअल टू दैट वन। Now that we understand that electrons are both particles and waves, we are ready to learn about how electrons are arranged in an atom. The location and energy of every electron in an atom is determined by a set of 4 quantum numbers that describe different atomic orbitals. An orbital is a region of probability where an electron can be found. There are s, d, p, and f orbitals with different shapes, and they look like this. Remember, these shapes are not electrons, just regions in space where electrons can be, and each one can hold up to 2 electrons. The more electrons an atom has, the more of these orbitals it will need to accommodate them all. The first quantum number is the principal quantum number n, which can have any positive integer value. We saw this when we learned about the Bohr model. It represents the energy level of the electron. Each orbital will have an n value, and the larger the value of n, the further away from the nucleus it is. The next quantum number is the angular momentum quantum number, L. This can have any value from 0 to n minus 1. For example, if an electron has an n value of 3, it can have an L value of either 0, 1, or 2, because 2 is 3 minus 1. The L value describes the shape of the orbital. When L equals 0, we are describing s orbitals, which are spherical, just one of these per energy level. When L equals 1, we are describing p orbitals, which are lobes that extend outwards on 3 axes. There are 3 of these per energy level. When L equals 2, we are describing d orbitals, which are weird looking, 5 of these per energy level. And when L equals 3, we get f orbitals, which are even weirder looking, 7 per energy level. Next, we have the magnetic quantum number, m sub L. This can have a value of anywhere from negative L to L. So if L is 2, m sub L can be negative 2, negative 1, 0, 1, or 2. This quantum number determines how many orbitals there are of a type per energy level, and therefore describes a specific orbital amongst a particular set. When L is 0, m sub L must also be 0, and that's why there's only one s orbital per energy level. When L is 1, m sub L can have 3 values, which is why there are 3 p orbitals per energy level. An L value of 2 gives us 5 values for m sub L and 5 d orbitals, and an L value of 3 gives us the 7 f orbitals.
The last quantum number is an easy one. It's the spin quantum number, m sub s. This one will be either 1/2 or -1/2, no matter what. So every electron in an atom has a unique set of quantum numbers. No two electrons in an atom can have precisely the same 4 quantum numbers, as is stated by the Pauli exclusion principle. This is because any orbital can only hold up to 2 electrons, and even the 2 electrons in the same exact orbital will have opposite spin values. So let's try to describe different sets of quantum numbers and what they mean. When n equals 1, L must be 0, and m sub L must also be 0. That means we are describing the 1s orbital. It can accommodate 2 electrons, which will have spins of half and -1/2, respectively. This is the lowest energy orbital, so any atom on the periodic table will fill this orbital first. The electrons in hydrogen and helium occupy this orbital since they have only 1 and 2 electrons, respectively. When n equals 2, L could be 0, which would give us the 2s orbital, or L could be 1, meaning m sub L could be -1, 0, or 1, giving us the 2p orbitals. The outermost electrons in the second row of the periodic table will occupy these orbitals. When n equals 3, L could be 0, giving us the 3s orbital. L could be 1, giving us the 3p orbitals, or L could be 2, giving us the 3d orbitals. A large atom will have to use all of these orbitals and more to house all of its electrons. The Aufbau principle tells us the order in which an atom will fill up its orbitals. This is determined by their relative energies. Orbitals that are further away from the nucleus have higher potential energy, so it'll be 1s first, then 2s, then 2p, 3s, 3p, and so forth. We can use this to determine the electron configuration of any atom. For example, a neutral chlorine atom has 17 electrons. So looking at the orbitals, each of which can hold 2 electrons, let's fill them up starting at the lowest energy and then climb upwards. The 1s orbital gets 2 electrons, one spin up, the other spin down. Then the 2s, then the 2p's, then the 3s, and the last 5 will go in these 3p orbitals. Hund's rule says that for electrons of the same energy, you put 1 electron in each orbital first before doubling them up. So 1, 2, 3, 4, and 5 gives us a total of 17 electrons for chlorine. That means chlorine has an electron configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. The numbers before the letters are the n value for the orbital. The numbers after the letters tell you how many electrons sit in each type of orbital. If you want a quicker way to determine electron configurations, just know which areas of the periodic table correspond to which types of orbitals. This area is called the s block. This is the p block. Here's the d block, and then the f block. When we are determining the electron configuration for an atom of a given element, the easiest way to do it is just travel left to right and up to down on the table until you get to the element, since each element has 1 more electron than the last. Looking at chlorine again, the top row is just the 1s orbital. That's full, so 1s2. Going to the second row, where n equals 2, we fill the 2s orbital, which holds 2 electrons, hence 2 elements. The 2p orbitals, which hold 6, so we pass 6 elements. Then the next row down, we fill the 3s orbital. And lastly, we get to the 3p's and count 1, 2, 3, 4, 5. 3p5. A common abbreviation is to use the noble gas from the row above and list it in brackets. This would be read as neon core, and it implies the ground state electron configuration of neon. Then you just list the valence electrons of the element, or the ones that correspond to the row it is in. We can use orbital diagrams to visually depict how the orbitals are filled, and they look like this. Don't forget Hund's rule: fill each set halfway before doubling up. For a quick definition, atoms with unpaired electrons in their orbital diagrams are called paramagnetic and are attracted by a magnetic field. Atoms with all of their electrons paired are diamagnetic and are not affected by a magnetic field. So to summarize, n tells us the energy level, L tells us what type of orbital, m sub L tells us which specific orbital amongst a set, and m sub s tells us the spin. Each electron in an atom has a unique set of quantum numbers, and an atom will fill up orbitals with electrons according to the Aufbau principle until all of its electrons have a place to stay.